अभी जो साधना हम लोगों ने की है तो उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश है और हमें सुधार करना है, तो हमारे अखिल भारतीय प्रधान श्री देशराज जी आगे का कार्यक्रम लेंगे। श्री देशराज जी। जो साधना अभी हुई है उस पर अभी थोड़ी बातचीत करेंगे, कुछ एक दो डेमो भी देखेंगे और फिर आपकी जिज्ञासाओं को भी शांत करने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारा पहला सत्र है जो कि साधना के व्यवहारिक पक्ष पर आधारित है। हम बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, प्रांतीय अधिकारी। मैं देख रहा था कई अधिकारी आए हुए हैं लेकिन वो साधना नहीं कर रहे हैं। साधना करनी चाहिए हमारे को। और यहाँ आने के बाद हम आपको देखते हैं जैसे आप दूसरों को देखते हो, जाके अपने जिलों में कहते हो देखो तेरे घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, देखो तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो आपका कौन चेक करेगा? हमें 3 दिन तक योग का सामान्य साधक बनना है, चाहे प्रांत का प्रधान हो, चाहे प्रांत का मंत्री हो, चाहे जिले का प्रधान हो, चाहे जिले, उन्हीं को तो बुलाया है। अगर वो भी ये समझते लगेंगे कि हम तो बड़े अधिकारी हैं, हम तो नहीं करेंगे, तो कब करोगे आप? कब सीखोगे? छोटी छोटी बातें मैं पहले बता दूं, क्योंकि अगर अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित शिविर में हमने उसको रिकमेंडेशन दे दी तो उसका अर्थ ये होगा कि केंद्रों पर भी वैसे ही प्रथा चलती रहेगी, वरना वो अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है, कोई भी बात मन से कही जाएगी, उसके पीछे भाव करवाने वाले या करने वाले की गलती पकड़ना नहीं है। हमें अपने संस्थान की साधना को गुणवत्ता पर आधारित रखना है। न्यूनताएं सभी में होती हैं, मुझ में भी होंगी, आप में भी होंगी, हमारे नीचे के अधिकारी और शिक्षकों में भी होंगी, पर हमें प्रयास पूर्वक इन न्यूनताओं को ठीक कर अपनी साधना को अच्छा करना है। उसके पीछे लक्ष्य एक ही होता है। जो सबसे पहले ताड़ासन हुआ उसमें शायद शिक्षक संहिता में ध्यान से देखा नहीं गया, जो हमारा प्रोटोकॉल वाला ताड़ासन है अब हमने उसको उसमें ले लिया। जैसे हम ये दोनों हाथ यहां इंटरलॉक करते हैं तो इसको सामने से ऊपर लेकर के जाते हैं, सामने से ऊपर लेकर के जाते हैं। आपने एड़ियां उठा ली, पंजों के ऊपर शरीर को खींच दिया, आप रुके यहां पर और श्वास निकालते हुए बाजू यहां पर आएंगी, सर पर नहीं। अगर आपने सर पर ही कर दी तो फिर जो अब शिक्षक संहिता लिखी गई उसमें और पहले वाले में कोई अंतर रहे ही नहीं। नंबर 2, आखिर में ऐसे बाजू लाई गई, वो भी नहीं करना। जिस रूट से हम आए उसी रूट से जाएंगे। आपको अगर केंद्र में इस आसन को 2 बार दोहराना है तो 2 बार आसन किया आपने, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति तो ये है, प्रारंभिक स्थिति ये तो नहीं है। साथ के साथ आपको जवाब भी मिलता रहेगा। ये सवाल करना निरर्थक होगा कि पहले क्यों करते थे, आज क्या कर रहे हैं आप, उसमें उसमें सुधार कर लीजिए। ना वो गलत था ना ये गलत था, अब हम इसको ऐसा करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा है, कई बार गलतियां भी अगर हुई तो उससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। गरुड़ आसन में हमें शब्दों को स्पष्टता के साथ बोलना है। जब मैं दाईं टांग को बाईं टांग पर लपेटने की बात कहता हूं तो मुझे कहना है कि दाईं जगह बाईं जगह पर आ जाए, दाएं पैर दोनों हथेलियां आपस में मिल जाएं। यहां पर बात पूरी हो सकती है। गरुड़ के पक्षी वाली बात आपने बोलनी है, कभी कभार बोल लो, एफिशिएंसी में बोल लो, ताकि हमारे शिक्षकों को इसका ज्ञान पूरा हो जाए। कमर चक्र करते समय बोलने की गति कुछ ऐसी थी कि वो ठहराव आ गया उसमें, और करने वाले समझ ही नहीं पाए कि हम वापस आए, वहां रुके, क्या करें। तो हमें जब आसन करवाना है तो उसमें बोलने की गति और आसन की तकनीक और सामने वाले को भी ध्यान में रखना है। वो
ज्यादा कोई उसमें करवाने में न्यूनता नहीं थी, पर कोऑर्डिनेशन नहीं था करने और करवाने वाले का, थोड़ा सा उसको हमें केंद्रों में वैसे ही थोड़ा सा ठीक रखना है। शव-आसन को शिक्षक संहिता के साथ जोड़ करके नहीं किया गया, उससे थोड़ा हम मार्ग से हट गए, ऐसा लगा। उसमें कुछ और बातें करने लगे, आसनों का लाभ, प्राणायाम का लाभ, ध्यान का लाभ। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शिक्षक संहिता देखेंगे, खोलेंगे, आप उसकी स्थिति ला दीजिए पहले शवासन की, फिर उसको शिथिल होने का निर्देश दे दीजिए। पंजों से सर तक, सर से पंजों तक मानसिक अवलोकन करते हुए शरीर के सभी अंगों को ढीला कर दें, शिथिल कर दें। आप थोड़ा सा उसको लगने दीजिए, शवासन को, शांत हो जाइए और आखिर में शुभ संकल्प लीजिए। शुभ संकल्प लेने के बाद करवाने वाले ने उनको उठा करके बिठाया ही नहीं, शवासन में छोड़ के चले गए। और जो उससे आगे वाले आए, उन्होंने अपना जो करवाना था, जैसे नेत्र सुरक्षा करवानी थी, तो वो शवासन में नेत्र सुरक्षा की इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर दी। आपने नोट किया ये? देखो, अगर ये चीज हम केंद्रों में ऐसा करेंगे तो गलत अभ्यास शुरू हो जाएगा। शवासन में नेत्र सुरक्षा की निर्देश कैसे दे सकते हैं हमें? और वो गलती क्यों हुई? वो पीछे से चल रही थी। अगर वो शवासन जब पूरा हो गया तो उसको तुरंत हमें क्या कहना चाहिए अंत में कि दाईं करवट लें, दाहिनी कोहनी, बाएं हाथ की हथेली का, आगे बोलो, उठ बैठ रहे हैं, हो गया काम, है कि नहीं? उसके बाद वो बैठे में आने वाला फिर नेत्र सुरक्षा क्रिया की बात सीधी कर सकता है। तो ये जो न्यूनताएं बतलाई जा रही हैं, ये इसलिए बतलाई जा रही है कि गुणवत्ता कैसे हो। देखो, अगर क्लास में आप और हम जब स्कूल जाया करते थे, 5-6 सब्जेक्ट पढ़ते थे, सारे सब्जेक्ट में कोई ना कोई टीचर एक ऐसा भी होता होगा जो पूरी अपनी अनुशासित होकर के पढ़ाता है, उसकी सब्जेक्ट का रिजल्ट सबसे बढ़िया आ जाता है। तो जिलाधिकारी तो फिर सबसे बढ़िया होने चाहिए ना हमारे। और यहां मेरा भाव, मैं फिर बतला रहा हूं कि अपने अधिकारियों की कमी पकड़ना नहीं है। ये हमारा परिवार है, अपने बंद कमरे में अपने आश्रम में बैठे हैं। हम अगर ये चर्चा नहीं करेंगे तो गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? आप बताइए। गुणवत्ता तो, और कोई तो होना चाहिए कहने वाला, सारे ही डरते रहेंगे, कहना ही नहीं तो कमियां तो बढ़ती चली जाएंगी जी, है कि नहीं? नेत्र सुरक्षा क्रियाओं में एक हमें, आपने शिक्षक संहिता में देख लिया होगा कि उसमें ब्लिंकिंग को, आंखों के झपकाने को अलग कर दिया गया पामिंग से। आपने नोट किए बात? ये सुधार क्यों? एक तो ये आवश्यकता है आज की। आप देखेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको चश्मे बड़ी कम उम्र में लगने शुरू हो गए। नंबर 2, आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया कि हम बड़े भी ज्यादातर मोबाइल पे या टीवी के सामने होते हैं। इससे हमारी आंखों की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर पड़ने लगती हैं और लेंस भी कमजोर होने लगता है। आंखों के दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो जब हम हर रोज क्लास के अंदर 100 दफा उनको ब्लिंकिंग करवाएंगे तो वहां की मांसपेशियों और रक्त नलिकाओं, ऊतकों और कोशिकाओं में रक्त का भ्रमण अच्छा होने से नेत्र दोष नहीं होंगे और हमारी दृष्टि अच्छी बनी रहेगी। तो ये मैं तो कहता हूं कि जब आप युवा पीढ़ी की, अब की गर्मियों में क्लासेस लेंगे तो युवा पीढ़ी के बच्चों को ऐसी प्रेरणा दो कि वो घंटे 2 घंटे में 20-20, 30-30, 40-50 दफा अगर वो ब्लिंकिंग कर लें तो आप सच मानिए कि वो चश्मे से बच जाएंगे। ये इतनी बड़ी बात है। ये बात समझ में आई? ब्लिंकिंग को केंद्रों में महत्व देने के लिए एक तो उसको अलग कर दिया गया, दूसरा वो पामिंग का हिस्सा इतना ज्यादा प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि पामिंग के दौरान हम अपनी आंखों को अंधेरी कोठरी में विश्राम देते हैं। अगर वहां पर हमने ब्लिंकिंग कर दी तो मसल्स को सक्रिय बना दिया, आराम नहीं दिया। ये बात वाकई समझ में आई है? अगर हम वहां ब्लिंकिंग कर रहे हैं तो वो एक शोधन भी हो गया, सुधार भी हो गया और उससे बेटर पोजीशन में आ गया। एक उसके अंदर और हुई होगी बात कि हमें हथेलियों को पहले क्या किया आज करवाने वालों ने, पहले वो सीधा हथेली वहां रखवा दी। शुरू में क्या करना है? हथेलियों को अच्छी तरह से रगड़ना है,
ऐसा करने से इस हिस्से में गर्मी पैदा होगी और ये गर्मी हमारी आंखों के ऊपरी हिस्सों में जब ये लगेगी तो उस समय हमारे रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा उस एरिया में, और हम इस समय रक्त के प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अंधेरी कोठरी में आंखों को विश्राम मिलेगा। दो प्रभाव पामिंग के खास हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। नेत्र सुरक्षा क्रियाओं को मैंने थोड़ा सा स्पष्ट किया, इसमें थोड़ा सा हमने उसको परिवर्तन कह लो, सुधार कह लो, ये हमने शिक्षक संहिता में कर दिया। साथ साथ शिक्षक संहिता के ऊपर आज मैं एक पूरा पीरियड भी लेने वाला हूं दिन में, ताकि हम बड़े अधिकारी ज्यादा स्पष्टता के साथ आगे जाएंगे तो वो ज्यादा हमारे नीचे के शिक्षक, वरना कई बार हम क्या करते हैं, एक ही बात को लेकर पकड़, उस पुस्तक में ये लिखा हुआ का लिखा हुआ, यहाँ तो खा लिख दिया आपने, वहां था लिखा था, यहाँ हा लिख दिया आपने। इससे साधना नहीं सुधरती। साधना आप जब पहली क्लास के स्टूडेंट थे, फिर 5th के हुए, फिर 10th के हुए, 12th के हुए, BCom के हुए, MA के हुए, MCom के हुए या PhD के, सब जगह बराबर दर्जा थोड़ी रहेगा। थोड़ा धीरे 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 इन सब चीजों में निखार आना भी जरूरी है। 4 शब्द हैं, आप बड़े अधिकारी हो, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। एक शब्द है नाक, एक है नासिका। शब्दों का चयन बोलते समय केंद्रों में बड़ा जरूरी है। एक है नासापुट और एक है नासारंध्र। नासारंध्र शब्द जो है वो छिद्र को कहा गया है, जो ये अंदर छिद्र है। नासापुट इस हिस्से को और इस हिस्से को कहा है। दायां नासापुट ये है, बायां नासापुट ये। नासिका ये पूरी है। नाक नासिका का प्रायवाची शब्द है, पर वो उसके जगह ज्यादा अच्छा नहीं होता है। छाती शब्द बोलते हैं और वक्ष शब्द बोलते हैं, तो वक्ष शब्द छाती शब्द का एक सुधरा हुआ शब्द लगता है, ये बात आप मानेंगे। तो नाक और नासिका में नासिका नाक का सुधरा हुआ स्वरूप है, तो हम ज्यादा उस शब्द का प्रयोग करेंगे तो केंद्रों में आपकी भाषा शैली बोलने की ज्यादा प्रभावकारी और सुंदर लगेगी। जब आप अंगूठा या उंगली लगाने की बात कहें तो उसमें नासिका ना बोल करके नासापुट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी नासारंध्र को बंद करने की बात कहते हैं तो उस समय अगर आप कहो नासापुट को बंद कर लो तो गलत है, वो नासारंध्र को बंद किया जाता है। आपको ये इन शब्दों को जब भी आप प्राणायाम करवाते समय या कोई दूसरी कहीं आपको ये जरूरत पड़े तो आप इन शब्दों को जब हम बोलें, क्योंकि हम हमारे आगे जब हम कार्यक्रम, सार्वजनिक जीवन हो गया हमारा और आपका, मन से बोलना पड़ता है, मीडिया को भी कई बार हम लोग फेस करते हैं। सामने वाले को हमें कभी भी अपने से कम नहीं आंकना। वो बात दूसरी है कि उनकी सहन शक्ति हमसे ज्यादा होती है, हम जो बोलते हैं वो सुनते रहते हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हो अब, है कि नहीं? लेकिन मेरी बात जायज तो है ना। जब हम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में अभी आपने देखा कि किसी एक प्रांत में किसी एक बहुत बड़े राजनेता ने शब्दों की गरिमा को तोड़ दिया, हर रोज टीवी पर पेपरों में खूब आया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो हम जितनी ज्यादा शब्दों की अपनी शैली जितनी अच्छी बना लेंगे, उससे मेरी इमेज नहीं, मेरे संस्थान की इमेज बनती है। ये बात जायज है ना मेरी? तो हमें थोड़ा सा इनमें चयन करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का आज अभ्यास करवाया। अब देखेंगे, पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी शिक्षक संहिता में सिंपल लिखा हुआ था, अब उसको थोड़ा अवस्थाओं में बदल दिया। कई बार पहली अवस्था को जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ये क्या लिख दिया, ये तो अनुलोम विलोम है। और कईयों के दिमाग में ये बात आएगी तो आप शिविर में आएंगे, शिविर में आएंगे आप प्रश्न करेंगे, आप प्रश्न करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। मेरे को पिछले 1 महीने से आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, हम भी शांत भाव से सुनते रहते हैं। और हमेशा कोई भी हमारी पुस्तक में कोई किसी तरह की न्यूनता पकड़ता है, उससे हम बड़े अधिकारियों को नाराज नहीं होना है, हमें उनका आभार प्रकट करना है जिन्होंने हमें बतलाया। क्योंकि अगर 90% काम हो गया तो 10% आपकी भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए उसमें, है कि नहीं?
तो 90 + 10 100 में से 100 हो गए, इससे ज्यादा क्या खाओगे आप बताओ। अनुलोम विलोम प्राणायाम वास्तव में नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है। आप ये बात समझ लें, अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन की पूर्व अवस्था कहा गया। क्या कहा गया? पूर्व अवस्था। बस अनुलोम विलोम में आपने अनुपात की आवश्यकता नहीं पड़ती अधिकांशतः। बाएं से लिया दाएं से निकाल दिया, दाएं से लिया बाएं से निकाल दिया, बड़ा आसान है, हम ये बोल देते हैं। अगर आप उसको ये कह दें कि अब इसको एक एक के अनुपात में लोर छोड़ो, तो आप क्या करेंगे? बाएं से 5 की मात्रा में लेंगे और दाएं से 5 की मात्रा में निकालेंगे, 5 की मात्रा में दाएं से लेंगे और बाएं से निकालेंगे। है तो ये भी अनुलोम विलोम, पर ये आपने किधर बढ़ना शुरू कर दिया? अब उसकी और आगे की अवस्था में। फिर जब आपका ये अभ्यास हो गया तो इसके अंदर आंतरिक कुंभक जोड़ते हैं अगली अवस्था में। अब साधक की क्या अवस्था है? केंद्रों में हम क्यों सिंपल करवाते हैं? क्योंकि उसमें रोज चेंजेस होती रहती हैं। पर आप बड़े अधिकारी हैं, आपको किस अवस्था तक पहुंचना है अब ये आपको समझना होगा। एक 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 के अनुपात में मैंने 5 की मात्रा में बाएं से श्वास भर लिया और 5 की मात्रा में श्वास को रोक लिया और 5 की मात्रा में दाएं से निकाल दिया। लेकिन बाह्य कुंभक नहीं है इसमें। अब दाएं से श्वास को भरा 5 की मात्रा में, फिर 5 की मात्रा में उसे रोका और 5 की मात्रा में बाएं से निकाल दिया। बोलिए क्या अनुपात हुआ ये? जब आपका ये अनुपात हो जाए तो वास्तव में फिर उसके बाद मुझे इसको बाह्य कुंभक भी जोड़ देना चाहिए। फिर वो हो जाएगा 1 1 1 और 1 का अनुपात, 1 1 1 और 1 का अनुपात। 5 की मात्रा में भर लो बाएं से, 5 की मात्रा में रोक लो, 5 की मात्रा में दाएं से निकाल दो और फिर 5 की मात्रा में बाहर रोक दो। जो कितनी अवस्थाएं बन जाएंगी आपकी, सब ये सही हैं। ऐसी विपरीत दिशा से कर लो, 15 दिन 20 दिन महीना ऐसा अभ्यास कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करो आप 1 2 2 1। पहले आप ज्यादा चाहो तो ये भी कर सकते हो, पहले 1 1 1 का किया, फिर 1 2 2 का किया, फिर 1 2 2 1 का किया। रूट वो भी ठीक है, दोनों रूट ठीक है। लेकिन आपको विस्तार में जानकारी होनी चाहिए कैसे कुंभकों का एडिशन होता है। 1 2 2 1 का अनुपात आप समझ गए होंगे, 5 में भरना, 10 में रोकना, 10 में निकालना और फिर 5 में। क्योंकि बाहर रोकने में उस समय थकान ज्यादा होती है जल्दी, उसको इसलिए उसका हाफ रखा गया। आप इतने कुंभक लगा करके कर रहे हो, आपके शरीर को श्वास तेजी से चाहिए, इसलिए भरने में भी आधा अनुपात रखा गया। जब आपका ये स्तर हो जाए तो कहीं जाकर के 1 4 2 की 1 की बात होती है। 1 4 2 1 को बहुत ही परिपक्व साधक करते हैं, उसका अभ्यास केंद्रों में करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी व्यक्तिगत साधना में लगता है तो आप ऐड कर लीजिए। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। आप इसके देखिए, जब कुंभक आ जाता है ना तो आपका जालंधर बंद भी आ जाता है। आपने क्या पूछा? यही पूछा। त्रिबंध शब्द मैं नहीं बोलूंगा, मैं मूलबंद और जालंधर बंद की बात करूंगा। अगर श्वास को भर करके रोक रहे हैं आप तो वहां हमें उड़ियान बंद को मुंह से नहीं बोलना। आप बंधों की कोई बात करें, आंतरिक कुंभक में आप ये 2 शब्द यूज करें, मूलबंध और जालंधर बंद। बाह्य कुंभक में आप तीनों बंद की बात कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि कभी भी आप देखिए, अगर गुब्बारा फुला दिया तो आप कहो कि उनकी दोनों की दीवारें मिलाओ तो गुब्बारा फट सकता है। आपने पेट को फुला रखा है और आप उड़ियान बंद में कहते हो नाभि मूल को रीढ़ से लगाओ। अगर आपने हवा भर करके पेट को फुला दिया तो नाभि आपकी रीढ़ से लग नहीं सकती। हम कहते हैं आप प्रयास कर सकते हैं, मूवमेंट होगी, गति होगी हल्की, लेकिन जिसको उड़ियान बंद कहा जाता है उड़ियान बंद लग ही नहीं सकता, उड़ियान बंद लग ही नहीं सकता। बहुत स्पष्ट, आप करके देख लीजिएगा। ये जो चीज प्रैक्टिकल नहीं उसको थ्योरी का पार्ट क्यों बनाए हम? जो चीज प्रैक्टिकल नहीं उसको थ्योरी का पार्ट नहीं बनाना। अब जो नई शिक्षक संहिता आई उसमें कहीं पर यह बात नहीं कही गई। कहीं ऐसा लगता है शायद कहीं योग विज्ञान में हमने इसको बदला है, सरचंद जी ने मैंने मिलकर के,
फिर भी कहीं एक आध जगह, क्योंकि पुरानी पुस्तक को कहते हैं ना, पुराने मकान को बने बनाए को रेनोवेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नए सिरे से मकान बनाओ तो ज्यादा इजी होता है। तो उस पुस्तक में हो सकता है कहीं एक आध जगह पर ये रह गया हो, तो किसी सज्जन ने मुझे और 2 दिन पहले लिखा हुआ था कुछ, वो मैंने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि शिविर आ गया, तो रखा हुआ लेटर, उस पर काम करेंगे हम। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, तालबद्ध प्राणायाम है, लेकिन तालबद्ध प्राणायाम में ये चीज तो नहीं है ना। हाँ, अब ध्यान आया इनको, मिला ना उत्तर, मिल गया। सारे सब जगह पर श्वासों के लेना छोड़ना है, बस स्थिति बदलेगी नाम बदल जाएगा, स्थिति बदलेगी नाम बदल जाएगा, और क्या है तो सारे आसन, स्थिति बदलती है, कोई आकृति बदलती है तो नाम दूसरा दे देते हैं। चलिए, ओम की गति, बोलने की गति सामान्य से थोड़ी अधिक थी, ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि मैंने भी आपके साथ साधना की। मैं बोल रहा था एक नॉर्मल गति से, पर मेरे से फास्ट चल रही थी नॉर्मल गति, और मैं धीरे धीरे बोल रहा था ताकि मेरे पड़ोसी को भी ना पता चले कि मैं अलग चल रहा हूं आपसे। पर चेक कैसे होगा, चेक तो करना था ना। किसी एक साधक ने अंत में ओम की ध्वनि, इस एरिया में वो बैठे थे, मैं ठीक कह रहा हूं, वो तो उनका तो राग ही सबसे अलग चल रहा था, बल्कि कई साधकों ने आंख खोल करके देखा कि कौन कर रहा है ऐसे, मैं ठीक कह रहा हूं। तो वो जब सामूहिक साधना होती है, मेरी ध्वनि दूसरों की ध्वनि से भिन्न नहीं होनी चाहिए। अगर हम जिलाधिकारियों का ये हाल है, तो जो सामान्य साधक है केंद्र में, उसका क्या हाल होगा? आप तुलना कीजिए इस बात को। क्यों भाई, मेरी साधना इस, हो सकता है दूसरे गलत हो, आप ठीक हो, लेकिन 399 गलत भी है ना, आप अब तो उनके साथ लग लो। नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि मेरी ध्वनि आपके साथ नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अपनी ध्वनि को चेक करने के लिए इतना कंट्रोल किया कि मेरे पड़ोसी को भी सुनाई, आप तो सबको सुना रहे हो। ऐसा ना करें। कोण आसन जो मैं आपको करते हुए देखा, स्थिति अच्छी नहीं थी। किसका सबसे बढ़िया कोण आसन लगता है? एक हाथ उठा रहे, क्यों? आप आओ। हिसार से, नाम मुझे याद नहीं, शहर का नाम याद दिला दिया मैंने। हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अभी 1.5 साल पुराने ही हैं, और बड़ी मेहनत करके इन्होंने, देखना भी ये खुल गया मेरे से, तो कोई बात नहीं, रहने दो, बाद में करेंगे। अभी बड़ी मेहनत करके इन्होंने हिसार का रूप ही बदल दिया, कम से कम भी 10-12 सेंटर बना करके पूरा जिला बना दिया। इनके लिए आप ताली बजा दो। करो ऐसे, हाँ ऐसे, हथेलियों में गैप कम करना है, हथेलियों में और गैप कम करो, और कम करो गैप। गैप का मतलब ये नहीं होता, इसको ऐसे नजदीक बोलते हैं। हाँ, अब बोलो, चश्मा उतारो। चश्मा उतार के साधना करनी चाहिए, घड़ी पहन करके नहीं करनी, इस बात का। चलिए उठाइए शरीर। जैसे ही पंजा धरती पर जाएगा, तलवा ऑटोमेटिक लगेगा, क्योंकि पैर बीच में हुई हो तो मोड़ने से रहे आप। बहुत बढ़िया, बजा दीजिए ताली एक बार। क्योंकि मैंने यहां पर कमी देखी हथेली की, अपनी मर्जी से खोल रखी है, उंगलियां खुली पड़ी हैं, इस पोर्शन में मैं था, अच्छा नहीं लगा। बोलिए, ऐसा करेंगे आप? धीरे धीरे वापस आइए, स्पीड से नहीं आना, ये भी याद रखना, कंट्रोल रखना है पूरा आपको। वृक्षासन किसका सबसे बढ़िया लगता है? आप आओ मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र जी जल्दी से दौड़ते हुए आओ, यंग की तरह। हाँ, वो भी यंग, आप जल्दी आओ। दाएं मैं बोलूंगा विधि, और ये करेंगे, मेरी विधि से ना ये आगे चलेंगे ना पीछे चलेंगे। दाएं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को बाईं जंघा मूल में लगाएं, तलवा भी जंघा के साथ सटा दें। दोनों बाजुओं को बगल से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर आएं। दोनों हथेलियों को आपस में मिला के भुजाओं को कान के साथ सटा दें। आंखें खोल करके दृष्टि दूर किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। शरीर का संतुलन बना करते हुए रुकें। शब्दों पर भी ध्यान देना है। श्वास निकालते हुए बगल से बाजुओं को वापस लाएं और टांग को भी वापस ला करके सामान्य स्थिति पर। बोलिए आसन। अगर किसी से ये नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप
जैसे ये यहां लगाते हो, बराबर में एक दीवार रखो, एक उंगली लगाओ वहां पर, और धीरे 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 उसको छोड़ने की आदत बनाओ। अगर आपका ये पूरा फिर भी नहीं लगता तो आपको एक और बतलाऊं, एक पाद प्रणाम आसन होता है। क्या होता है? वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो उसमें थोड़ा संतुलन इजी बनेगा। यहां पर रख लो, ये बात समझ में आई ना? यहां रख करके ना आप ऐसे रुको, और फिर जैसे ये बने फिर आप साइड से लेकर के ऐसे बोले जाओ। बोलिए, बात समझ में आई? तो ये 3 स्टेजेज होती हैं इसकी सीखने की। पहले उंगली दीवार पे लगाना, फिर एक पाद प्रणाम आसन में आना, और फिर वृक्षासन में आना। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे। जानु सिर आसन, ऐसा लगता है कि हम सीनियर बन गए सारे, हमारे से लगता नहीं है। और एक सीनियर को मैं बुलाऊंगा, मुझे पर ये नाम मुझे नहीं पता, मैंने उनका नंबर नोट नहीं किया, जो ये लाल कलर का वो जो लगा हुआ है हमारा कोई स्लोगन, इसके नीचे जो बैठे हुए थे, जिन्होंने आसन यहां बिछा रखा था, बालक शब्द जो लिखा, वो उठ करके आ जाए। आ जाइए, हाँ शायद आप ही थे, बिल्कुल आ जाइए, आ जाइए। थोड़ा सा यंग की तरह आना है। हाँ, ये आ जाइए। आपको कुछ चीजें हमें सीखनी होती है ना यहाँ आकर के केंद्र में। देखो, नजर आएगा ना सबको? हाँ, सामने की तरफ टांग करके, हाँ, बैठो बैठो। जानो सिरासन, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। ऐसे थोड़ी करने दूंगा, मेरे शब्दों से चलोगे। दोनों हाथ घुटनों पर, पंजे आगे की ओर तान दें, धड़ सीधी। ये चीजें आपकी, इसको बोलते हैं स्थिति लेना। और शिक्षक की आवाज में दम हो बोलने के अंदर, पता चले कि हाँ, साधना करवाने वाले के ऊपर बड़ा निर्भर करता है। शब्दों की प्रेरणा उसको पूर्ण स्थिति तक लेकर के जाती है। दाईं टांग को मोड़कर एड़ी को जंघा मूल के साथ सटा दें, उसी प्रकार से तलवा भी जंघा से सट जाए। दोनों हाथ बाएं घुटने पर, दोनों बाजुओं को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, बाजू कान के साथ सटा दें, उंगलियां मिली हुई, धड़ को खींचे ऊपर की तरफ। अब थोड़ा सा कोई छोटी मोटी कमी है उसको नहीं देखना, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको देखना है। कमर के निचले भाग से श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुकें। पैर के अंगूठे को छल्ला बना करके उंगली और अंगूठे का पकड़ें। कोहनियां धरती पर, माथा घुटने से आगे, हम घुटने पे कहते हैं वैसे, लेकिन घुटने से आगे लगता है वो। आप एज भी तो देखो ना, मैं इनको बुला सकता था, इनसे बढ़िया करते हैं मुझे मालूम है, पर मैंने इनका दिखाना है, उनका नहीं। श्वास भरते हुए उसी प्रकार से दोनों बाजू सामने लाते हुए खींचते हुए आए। अंगूठा और उंगली इसकी बनाई जाती है, बाकी दोनों उंगली को छोड़ दिया जाता है। आइए, आ जाइए वापस। जाइए। मर्कट आसन की तीनों स्थितियां कौन करता है रेगुलर अपनी साधना में? आप आओ, आप भी करते हो, आप भी आ जाओ। आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, पूरी जगह दे दो इनको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक यहां पे आएगा, आप वहां जाओगे। यहां आ जाओ ललित जी, आप इधर आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे लेटो, आप उधर उधर टांगे करके लेटोगे। आओ यहां, और ना टांगे उधर रखो, सर इधर रखो। हाँ, ये पर इतना गैप रखना कि फिर और थोड़ा गैप बढ़ा दो। तीनों स्थितियां, पहले हम मर्कट आसन को एक ही स्थिति करते थे, अब शिक्षक संहिता में तीनों दे दी गई। वो हमारी रीड वाली बुक में पहले अवेलेबल थी, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो पाई हमारे बीच में। अब हम तीनों को करेंगे। आपको जरूरी नहीं केंद्रों में तीनों ही करवानी है, कभी कोई करवा दी, कभी कोई करवा दी, कभी, ताकि तीनों प्रैक्टिस में चलें। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजुओं को दाएं बाएं कंधों जितनी ऊंचाई तक लेकर के आए। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां मिली हुई और खिंची हुई। दोनों टांगों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास या शरीर के पास ले आए। अब ये पहली स्थिति है।
श्वास निकालते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, बायां कान धरती पर स्पर्श करा दें। एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा। देखिए आप सामने, बाजुओं को खींचें, नीचे वाले घुटने को ऊपर वाले घुटने से दबाएं, दायां घुटने को बाएं घुटने से दबाएं। बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास निकालते हुए इसी क्रिया को विपरीत दिशा से दोहराएं। हमें शब्दों का भी ज्यादा बोलने का जरूरत ही नहीं। देखो, बाएं घुटने को दाएं घुटने से दबाइए। दाएं पैर की एड़ी और दाएं पैर का पंजा बाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के पंजे पर रहेगा, उसको अलग नहीं होने देना। बहुत धीरे धीरे वापस। टांगे खोल करके विश्राम करें। मरकट आसन की दूसरी स्थिति, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। टांगों को मोड़ते हुए एड़ियों को शरीर के पास ले आएं। पैरों में लगभग 1 फुट का गैप बना लें। श्वास निकालते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, बायां घुटना दाएं पैर के पंजे के पास पहुंच जाए और खींचे बाजुओं को भी। एक बार असेंडिंग कॉलम, जो घुटना ऊपर की तरफ गया वही आपकी कॉलन प्रभावित होगी। धीरे धीरे वापस क्रिया को विपरीत दिशा से दोहराएं। बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के पंजे के पास हो। खींचे भुजाओं को। एब्डोमिनल रीजन पर पूरा खिंचाव महसूस करें। रीढ़ ट्विस्ट होती है हमारी 2 विपरीत दिशाओं में, जिससे उसकी वर्टेब्रा, रूट नर्व्स, मसल्स वहां के ये सब प्रभाव में आते हैं। डिस्क हमारी स्वस्थ बनती है और जो स्पाइनल फ्लूइड है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन होती है। बहुत धीरे धीरे वापस। इसकी तीसरी स्थिति, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों बाजुओं को दाएं बाएं बगल में कंधों जितनी ऊंचाई तक लेकर आएं। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आप तो कह रहे थे मैं निपुण हूं। दाएं टांग को, आपने दोनों टांग उठाई थी, अभी गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। दाएं टांग को श्वास भरते हुए धीरे धीरे 90 डिग्री तक लेकर आएं। स्पीड बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। श्वास निकालते हुए दाएं टांग को बाईं ओर बाएं हाथ के पास लेकर के आएं। गर्दन विपरीत दिशा में चली जाएगी। दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ें, अन्यथा उसको हाथ के पास रख दें। बहुत धीरे धीरे टांग को सीधा करें। श्वास भरते हुए आपको टांग 90 डिग्री पर लेकर आनी है यहां, और श्वास निकालते हुए टांग को वापस लेकर जाएं। यही क्रिया दूसरी टांग से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए बाईं टांग को 90 डिग्री तक लेकर आएं। अगर आपका निर्देश स्पष्ट है तो आसन करने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्वास निकालते हुए बाईं टांग को दाईं ओर दाएं हाथ के पास लेकर जाएं। गर्दन को बाईं ओर घुमाते हुए बाएं कान को धरती से स्पर्श करवा दें। बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ें। बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाईं टांग को 90 डिग्री तक लेकर आएं। बहुत धीरे धीरे श्वास निकालते हुए बाईं टांग को वापस लाएं। विश्राम की स्थिति में आराम करें। चलिए
अब हम एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे। मुद्रा का नाम है योग मुद्रा। सुबह जब साधना करवाई गई तब भी हुई कि नहीं? नहीं हुई। वो योग मुद्रा आसन था। और अब क्या करवा रहे हैं हम? मैंने ये नहीं कहा मैं आसन करवाऊंगा, ना मैंने योग मुद्रा आसन कहा। जानबूझ करके दोनों को रखा गया, एक वहां पर और एक यहां पर, क्योंकि देखिए ये ऑल इंडिया शिविर है। ऑल इंडिया शिविर में हमें ऑल इंडिया लेवल की बात करनी है। अगर हम केंद्रों में ये कहेंगे दोनों सेम है तो गलत बात है। जब पहले हमारी किताबों में योग मुद्रा ही लिखी रहती थी वो, लेकिन अब वो शायद हमने हटा दी। वहां पर क्या लिख दिया गया? योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा को बिल्कुल सही है, स्थिति वही है, विधि वही है, क्रिया वही है। तो आज फिर बेसिकली एक जरा से लाभ भी वही है। मुद्राओं में वो भी है, आसनों में भी है, उसमें क्या बात है। जो आप अग्निसार करते हैं, आपको मैं बता दूं, ये अग्निसार धोती क्रिया है। आप में से कितनों को पता है मुझे नहीं मालूम, आप बड़े अधिकारी हो। ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए हमारे को, किसी से भी पंगा हो जाएगा नहीं तो। अग्निसार क्रिया क्या है? जब आप बोलते हो अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे, तो आपने प्राणायाम कहां करवाया? आप अग्निसार क्रिया क्यों बोलते हो? आपको क्या बोलना है वहां? जब प्राणायामों में करवा रहे हैं तो उसको क्या बोलना है, और जब शुद्धि क्रियाओं में करवा रहे हो तो क्या बोलना है। और इसके अंदर बेसिक डिफरेंस ये भी कर लो, अग्निसार क्रिया खड़े होके करते हैं, अग्निसार प्राणायाम। फर्क पड़ गया ना? तो आपको एक उदाहरण दिया। ठीक वैसे ही योग मुद्रासन और योग मुद्रा। योग मुद्रा आसन आप कैसे करते हैं? चलिए एक आध मैं भी तो कर दूं। मेरे को ये दूसरे वाला दे दो, स्टैंड वाला, इससे दिक्कत आती है मुझे, अपना खुद भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। पहला वाले कुछ योग मुद्रा आसन। और मैंने आपको बतलाया कि योग मुद्रा मिलती जुलती हैं, लेकिन एक का अभ्यास, आवाज आ रही है ना? एक का अभ्यास हम आसनों में करते हैं, दूसरा प्राणायाम में करते हैं। ये पद्म आसन योग मुद्रा में जब तक एड़ी एड़ी से ना मिले तो योग मुद्रा नहीं लगेगी आपकी, ये आप समझ लें। ठीक है? बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करी, अंगूठा अंदर करके चारों उंगलियां ऊपर और पीछे ले जाकर के कलाई को पकड़ लिया। श्वास भरा। कैसे? अब यहां पर मुद्रा की बात शुरू कर दूंगा। कैसे? जब आप श्वास भरते हैं तो आपने चक्र साधना के साथ भरना है। मूलाधार से और आपको आज्ञा चक्र तक श्वास भरते हुए धीरे 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 जब तक पूरा श्वास भरे, चक्र साधना करते हुए कहां पहुंचना है? मूलाधार से कहां पहुंचना है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पर जाकर के आपने शरीर को थोड़ा ऊपर खींचा और आज्ञा चक्र पर अपनी सजगता का केंद्र बना करके रुकना है। और जैसे आप आगे जाते हैं तो ये आपका रिवर्स शुरू हो जाएगा। आज्ञा चक्र से कहां की यात्रा करेंगे? मूलाधार की। और जब आपका माथा धरती पर लगेगा, जितनी देर आप वहां बाह्य कुंभक में रुकेंगे तो आपकी उस समय तक सजगता का केंद्र मूलाधार चक्र रहेगा। क्या रहेगा? वैसे तो हम सामान्य उसमें आप देखेंगे पुस्तक में जो योग मुद्रा आसन करते हैं, शायद उसमें खोल के देखें, अगर किसी के पास शिक्षक संहिता वगैरह कोई हो तो उसमें मणिपुर चक्र है आसन में। ये चक्र साधना के साथ है, ये चक्र साधना के साथ है। दोबारा बोल रहा हूं, श्वास भरते हुए हम मूलाधार चक्र से कहां तक जाते हैं? बोलिए। वहां पर रुके, जितनी देर रुके, जब श्वास निकालेंगे तो आज्ञा चक्र से, और जब हम बाह्य कुंभक में माथा धरती पर लगा करके रुकेंगे तब तक हमारी सजगता का केंद्र। और जब हम श्वास भरते फिर वापस आएंगे, जितना धीरे धीरे उठेंगे, आपने यात्रा करनी है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र। इससे जब आप ये यात्रा होगी, आपकी गति भी धीमी हो जाएगी।
ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसकी आप 3 आवृत्तियां कभी भी ऐसे, ये तो मैं यहाँ बैठे हुए करवा सकता हूँ। लगाओ पद्मासन, देखते हैं। पहले एक बार मेरे को देख लो आप, आने की भी गति। मैंने इसमें राजेंद्र सोलंकी को 10 में से 10 दिए हैं इस मुद्रा में। झटके से आना नहीं, झटके से जाना नहीं। योग मुद्रा आसन में श्वास निकालते हुए माथा धरती पर, सजगता मणिपुर चक्र पर, क्योंकि वहां ध्यान मुद्रा के अभ्यास का नहीं है। मुद्रा के अभ्यास में चक्र साधना साथ में पूरी चलती है। ये बात समझ में आ गई? एक बार करके दिखाएंगे आप। तब तक एक पानी लेकर के आओ, एक जग ले आए हैं क्या? बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्वास भरते हुए पहले वो मुट्ठी बंद कर लो, अंगूठा अंदर रहेगा, बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ो। पद्मासन आपने लगा लिया, आप बहुत अच्छे हैं, लगता है आपका, मुझे विश्वास है। खींचो शरीर को ऊपर। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पीऊंगा बाद में दंड धोती के लिए। आंखें बंद होनी चाहिए यहां पर। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। आज्ञा चक्र से सजगता का केंद्र मूलाधार चक्र की ओर जाएगा। अंत में जब माथा धरती पर लगे तो आपका सजगता का केंद्र मूलाधार चक्र बन जाए। जब तक आप बाह्य कुंभक में रुक सकते हैं, अपने सजगता का केंद्र मूलाधार चक्र को बनाकर रुकें। पश्चात उसी प्रकार मूलाधार से आज्ञा चक्र तक की साधना करते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर की ओर उठाएं, ऊपर की ओर उठाएं। जब तक बाह्य कुंभक की स्थिति में, जब तक आप आंतरिक कुंभक की स्थिति में रुक सकते हैं, सजगता का केंद्र आज्ञा चक्र को बनाएं। फिर इसको एक बार उसी प्रकार से दोहराएं। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। आज्ञा चक्र से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से अंत में माथा धरती पर रखते हुए मूलाधार चक्र के ऊपर अपनी सजगता का केंद्र बना दें। उसी प्रकार मूलाधार से आज्ञा चक्र तक की यात्रा करते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। वापिस आने पर आंतरिक कुंभक में आज्ञा चक्र पर सजगता का केंद्र बनाकर रुकें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति ले लें। मैं समझ रहा हूं कि यह बात समझ में आ गई होगी। ज्यादा अंतर भी नहीं है। इसकी 3 आवृत्तियां एक टाइम पर शुरुआती साधक को करनी चाहिए। बाद में इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 10 तक लेकर के जा सकते हैं, तब यह मुद्रा का अभ्यास पूरा होगा। क्या अभी जिज्ञासा में पूछ लेना, कोई पूछना हो? आवाज पूरी क्लियर नहीं थी, बतलाएंगे महेश जी। अभी आवाज नजर पड़ गई मेरी आप पर। आपको शुद्धि क्रियाओं में आज एक चीज और सिखाई जा रही है, लेकिन वो सभी को नहीं करनी। आप सीख लें जानकारी के लिए। जो बड़े आराम से घर जाकर के इसको कर पाएंगे वो करेंगे। दंड धोती, क्योंकि हम देखिए 60 क्रियाएं हैं, तो 60 क्रियाओं में सबसे कठिन जो क्रिया मानी जाती है वो शंख प्रक्षालन मानी जाती है। मैं ऐसा मान के चलता हूं। और शंख प्रक्षालन जो है हम साल में 2 बार करते हैं, तो डरते तो नहीं हम उससे। तो बाकी डर तब तक लगता है जब तक हम उस क्रिया का अभ्यास, अगर किसी ने रबड़ नेति सूत्र नेति कभी ना की हो, करूंगा मैं और दर्द उसको होगा।
कभी देखा? नाक चढ़ा लेगा, मुंह चढ़ा लेगा, ऐसे करेगा, वो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? वो जलनेती उनको कठिन लगती है, कुंजल कठिन लगता है। आप भी आज भी आप में से कईयों ने चोरी की होगी। इस चोरी का मतलब समझ गए ना? हाँ, मैं पोल नहीं खोलूंगा। अरे आप बड़े अधिकारी हैं, अगर आप भी कुंजल से डरते हैं तो कहीं ना कहीं अभी मेरी साधना बहुत कच्ची है, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। और अगर आज इस प्रशिक्षण शिविर में भी आप सीख करके नहीं गए, मैंने कल रात कहा था कि जिन्होंने अभी तक नहीं किया और वो बन गए अधिकारी और शिविर में आ गए, तो प्लीज नीचे आकर के सीख लो। और जो नहीं आए ना, मैं सच मान कहता हूं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको छोड़ करके बाकी अन्य अभी वो अधिकारी बनने लायक नहीं, वो बन गए। फीत पहनने का सबका मन करता है, लेकिन फीत जिस पद की पहन ली आपने उसकी योग्यता अपने भीतर विकसित करी कि नहीं की? कब करेंगे आप? 20-20, 25-25 साल से आप संस्थान से जुड़े हुए हैं और संस्थान ने आपको तराशने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने फिर भी ये संकल्प ले लिया कि मैंने अपनी साधना को आगे निखारना ही नहीं, तो ये तो कमी है ना, मेरी कमजोरी है, मुझे सीखना पड़ेगा। दंड धोती थोड़ी एडवांस हमारी ये शुद्धि क्रिया का पार्ट माना जाता है। ये हृदय धोती के अंतर्गत आती है। अगर मैं मोटे तौर पर आपको बताऊं तो हृदय धोती में वस्त्र धोती आती है, वमन धोती आती है और दंड धोती आती है। जिसको हृदय रोग हो, जिसके पेट में अल्सर के फोड़े हों, जिसको हर्निया की शिकायत हो, जिसको उच्च रक्तचाप का दोष हो और महिलाओं को गर्भकाल में यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। कठिन होने के नाते अगर किसी से नहीं होती तो इसके सीखने की विधि भी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं, 3 गिलास पानी, 3 से ज्यादा भी पी सकते हैं, पर नॉर्मली स्टैंडर्ड 3 गिलास का है। 3 गिलास पानी बिना ब्रेक के लगातार कुंजल की तरह पीना है। यह भी कुंजल का ही रूप है, बस कुंजल में हम उंगली डाल करके वैसे निकालते हैं, इसको पाइप से निकालते हैं। 3 गिलास पानी पी करके मुझे हल्का सा आगे की ओर झुकना है, यहां से हल्का सा बस। और जो पाइप है दंड धोती, ये लगभग 2.5 फुट लंबी रबड़ की कैथेडर होती है। इसको यहां अगर नहीं हम लेकर के जाते हैं तो उसको पहले खूब अच्छे गर्म पानी के अंदर 5-7 मिनट डाल दें, फिर उसको 1-2 बार धो लें, फिर इसका प्रयोग करना चाहिए। जीवा को बाहर निकाल करके इसको हल्का सा गले पे रखा जाता है। जैसे गले पे रखेंगे आपको उबकाई सी आएगी, उल्टी आई। जैसे उल्टी आने को लगे इसको हल्का सा जैसे पानी निगलते हैं इसको निगल लो। जैसे ही निगलेंगे ये 1-2-3 सेंटीमीटर अंदर चली जाएगी, फिर उसको थोड़ी सी फिर उबकाई आएगी, फिर अंदर, फिर उबकाई आएगी, फिर अंदर। जैसे जैसे वो करते रहेंगे ये अंदर चलती रहेगी। हमारी 28 सेंटीमीटर लंबी, मतलब 30 सेंटीमीटर लगा लो, 12 इंच लंबी ये गले से लेके यहाँ तक लंबाई है। इसके बाद हमारा ये यहाँ पर वाल्व है, इस वाल्व से जैसे ही अंदर जाएगा ये, वो 3 गिलास पानी वहाँ पड़े हुए हैं और आप हल्का सा झुके हुए हो, तो एक हिस्सा इसका बाहर होगा, एक हिस्सा इसका अमाशय होगा। जैसे ये अमाशय में जाएगा तो पानी के संपर्क में आएगा, पानी उसी समय बाहर उस पाइप से आना शुरू हो जाएगा। पानी को बाहर आने दीजिए, जब अंत में थोड़ा सा पेट को दबाइए, बचा हुआ पानी भी बाहर आ जाएगा। और बाहर निकालेंगे तो झटके से कभी भी भूल के भी मत निकाल देना, बहुत धीरे 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 पाइप को बाहर निकाल दीजिए। वो बड़ा कफ से धसा हुआ होगा तो उसको धो करके रख दीजिए। शुरू में हफ्ता 2 हफ्ता, ये हफ्ते में 1 बार करने की क्रिया है। आप 2 मिनट का शवासन कुंजल की तरह कर लीजिए, बाद में उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेगुलर ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। जिसको इससे ना होती हो उनको क्या करना चाहिए, ये मैं दिखा दूं कैथेडर ये कैथेडर है जो हमें अमाशय तक पहुंचानी होती है, और डॉक्टर पहुंचाता है बाद में, जब हम अंदर पहुंचते हैं नहीं पहुंचाता। अपने आप डालना सीख जाएं तो फिर डर ही नहीं लगना और नौबत नहीं आनी। हाँ, सुन लीजिए आप,
जल्दी मत करो, मुझे मालूम है। ये बात समझ में आ गई आपको? इसको धीरे धीरे करना है। अगर जिससे बिल्कुल नहीं होती उसको करना क्या है, एक इसका बंद सिरा होता है, एक खुला सिरा होते हैं, दोनों खुले हैं, एक ज़्यादा खुला होता है, कम खुला होता है। जो कम खुला हुआ है वो यूज़ करना है, वो यूज़ करना है, और बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। अंदाज़ा बतला रहा हूँ, अंदाज़ा इतनी अंदर जाती है सिर्फ, बाकी बाहर रहेगी। हाँ, 1 फुट से थोड़ा ज़्यादा, लगभग 1.25 फुट लगा लीजिए आप इसको, क्योंकि 28 सेंटीमीटर ये अमाशय में भी 4-5 सेंटीमीटर जाएगी, गला मुंह में भी 4-5 इसमें भी जाएगी, तो 1.25 फुट से ऊपर ही बनती है, कम नहीं बनेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? सूखी दंड धोती क्या होती है? जिनसे ये नहीं होती उनको धीरे धीरे सिर्फ इतनी डालो, पहले दिन, अगले दिन इतनी डालो, अगले दिन इतनी डालो, पानी पी करके नहीं, बिना पानी पी, इसे धीरे धीरे जब ऐसे डलने लग जाएगी, आप देखेंगे लगभग 1 हफ्ता, 10 दिन, 8 दिन, तब रेगुलर करते रहो। पानी तो है नहीं, वो तो बीच में से वापस लानी है आपको, फिर एक दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। एक बार मैं इसको आज करके दिखाऊंगा आपको, ताकि यहाँ से आपका एक अभ्यास शुरू होता है, और वो करेंगे जो इसको कर सकते हैं। यहाँ हम नहीं करवाएंगे, घर जा कर के खुद करें। हमने इसको स्टॉक में शायद ये 60-70-100 पीस मंगवाए हैं सिर्फ। अभी मैंने इसको किसी को देने की अनुमति नहीं दी। अगर किसी ने ली है तो वो गैर कानूनी तरीके से ली है, और देने वाले ने भी ऐसे दिया। वो आज से दरवाज़ा खोलना था मैंने, क्योंकि मैंने शुरुआत अपने सिरोताज से करनी है। आप मेरे क्या हैं बोलो? सिरोताज समझते हो ना? हाँ, तो सिरोताज से काम होगा हमारा शुरू। तो हम फिर अगले साल पूछेंगे। हर स्टेट में हम 5-5 जैसे संघ प्रक्षालन करवाने वाले धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, तो 5, 7, 10, 15 हो जाएंगे, फिर 15 के 30, 30 के 40, 40 के 50, फिर नॉर्मल हो जाएगी ये बात। ठीक होगी ये बात? लाओ पानी। पानी सैलाइन ल्यूकवार्म वाटर भी हो सकता है, हल्का नमकीन गर्म पानी, वरना गुनगुना पानी ले लें। नॉर्मल पानी से नहीं करना, हल्का गुनगुना पानी। सैलाइन वाटर लेना है ले लो, नहीं तो नहीं, कोई ऐसी खास बड़ी बात है नहीं। ये नीचे रखवा देंगे, ये तो यहाँ भी हो जाएगा, हो जाएगा। पानी तो इसमें आना है। हाँ जी, हाँ ये ज़्यादा ठीक रहेगी। पानी गर्म है ना? थोड़ा पीछे हो जाऊं, नजर आ रहा है ना? ये उठा लीजिए। वैसे तो बैठ के पीना चाहिए कागासन में, ऐसे कर लेता हूँ। 3 गिलास पानी हो गया ना? अब डालो दोबारा। दिख रहा है आपको?